हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य राज्यों में हो रहे जितने भी टेट हैं उनसे संबंधित मनोविज्ञान की आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने के सोपानगी के सिद्धांत के बारे में। इसे सोपानगी का सिद्धांत कहें आप, या फिर कह सकते हैं कि अष्टपदीय सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में सीखने के कुल 8 स्तर बताए हैं, इसलिए उसे अष्टपदीय सिद्धांत कहा है। इसके पहले की क्लास में हमने सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में हमने वर्दीमर को, कोहलर को, कोफ्का को और कुल्ट-लेविन के फील्ड थियरी को भी पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सिद्धांत को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमने शुरू किया है वीडियो के लिए मॉक टेस्ट, आप जो है चैनल पर देख सकते हैं। आइए शुरू करें आज की क्लास। रॉबर्ट एम गेने का सोपानगी का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार एक बच्चा जो है एक एक स्तर पर उठता हुआ धीरे धीरे अपने जीवन काल में सीखते हुए कैसे आगे बढ़ता है और अपने जो सर्वोच्च स्तर तक यानी समस्या समाधान तक कैसे पहुंचता है। रॉबर्ट एम गेने के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट एम गेने अमेरिका के मूलतः निवासी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, खास तौर से क्योंकि इस पुस्तक को कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग या फिर कंडीशंस ऑफ लर्निंग के नाम से। क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हो सकता है यह पुस्तक पावलोव का हो या फिर हो सकता है कि यह पुस्तक जो है थॉर्नडाइक का हो, लेकिन ये पुस्तक जो है इन दोनों का नहीं है। यह पुस्तक है रॉबर्ट एम गेने का। कन्फ्यूजन इसमें बहुत होता है क्योंकि कई बार इसका नाम या फिर इसका जो आप देख सकते हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कई बार ये ऐसा लगता है जैसे पावलोव का पुस्तक हो सकता है, लेकिन यह रॉबर्ट एम गेने की पुस्तक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग या फिर कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गेने ने अपनी इस पुस्तक में अधिगम के जो है 8 स्तर के बारे में बताया है, या फिर कह सकते हैं कि अधिगम के 8 प्रकार के बारे में बताया है। अधिगम के 8 स्तर को इन्होंने एक पिरामिड के रूप में दर्शाया है, यानी एक कह सकते हैं कि त्रिभुज के रूप में, एक पिरामिड के रूप में अपने अधिगम की जो है 8 स्तरों को इन्होंने कुछ इस तरीके से दर्शाया हुआ है। इसमें जो इसका जो मतलब क्रम होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, या फिर कह सकते हैं इसका जो क्रम होता है, स्तर होता है, वो सरल से कठिन की ओर होता है। क्योंकि इसका जो पहला स्तर है वो है संकेत अधिगम स्तर, दूसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर, यानी इसका जो क्रम है वो एक सरल से लेकर जटिल की तरफ जाते हैं और अंत में जाकर इसका जो आखिरी होता है समस्या समाधान अधिगम स्तर, जिसे हम उच्चतम अधिगम स्तर कहते हैं। इसलिए जो है इसका जो क्रम है वो सरल से कठिन की ओर होता है। इस सिद्धांत के जो प्रारंभ के जो 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला यानी संकेत अधिगम स्तर जो पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा यानी जो गुथरी का सिद्धांत है श्रृंखला अधिगम स्तर, उससे संबंधित है। ये तीनों ही स्तर को निम्न स्तर का कहा जाता है। ये तीनों स्तर सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा जो है सभी जीव या कर सकते हैं सभी प्राणी, मानव के साथ साथ जितने भी प्राणी होते हैं वो इसके द्वारा सीखते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। इसके बाद आता है इनका जो चौथा से लेकर 8वां तक का चरण। चौथा चरण से लेकर 8वां तक का चरण, ये सभी जो है 5 चरण ये उच्च श्रेणी के होते हैं, जिनके द्वारा अधिगम केवल मानव द्वारा होता है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय का, नियम का, सिद्धांत का, इन सब का प्रयोग होता है, इसलिए इसे केवल मानव द्वारा इसे केवल सीखा जाता है, या फिर कह सकते हैं इसके द्वारा केवल मानव सीखता है। आइए शुरू करते हैं सोपानगी के सिद्धांत के बारे में, इनके 8 चरण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है पहला चरण। पहला चरण है सांकेतिक सीखना, या फिर कह सकते हैं कि संकेत द्वारा सीखना, या फिर कह सकते हैं संकेत अधिगम स्तर। यह संकेत अधिगम स्तर पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इस पर आधारित है, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत बताया जैसे कि किस प्रकार कुत्ता लार को देखकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, या फिर उसके मुंह में भोजन को देखकर कैसे लार आता है। वही एक संकेत के बारे में इन्होंने बताया है, किस प्रकार मानव अपने जीवन में संकेतों के माध्यम से कोई भी चीज़ को सीखता है।
या फिर कह सकते हैं कि कैसे एक बालक, जैसे हमें बालक को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, तो हम सबसे पहले बालक को एप्पल दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं ए फॉर एप्पल, तब बालक उस एप्पल को देखकर कई बार जो है उसे के ध्यान में आ जाता है, उसके माइंड में सेट हो जाता है। जब भी वह एप्पल को देखता है तो उसका नाम उसे याद आ जाता है, उस चीज नाम को उसको उसके चित्र से जोड़कर ध्यान में रखता है। इसके बाद जो दूसरा स्तर है यह है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, या फिर कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना। यह थार्नडाइक का सिद्धांत है, वो उसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में जैसे उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, उसी प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार जो है कोई भी बालक है या फिर कोई भी प्राणी है अपने उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है और उसी हिसाब से सीखता है। इसका जो तीसरा स्तर है वो है सरल श्रृंखला सीखना, या फिर कह सकते हैं कि क्रमिक अधिगम स्तर या फिर श्रृंखला अधिगम स्तर। ये श्रृंखला अधिगम स्तर एडविन डे गुथरी के जो सिद्धांत है, क्रमिक अधिगम स्तर या फिर श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत उस पर आधारित है, जिसमें गुथरी बताते हैं कि कोई भी प्राणी किसी भी चीज़ को जब सीखता है तो उसे जो है एक क्रम से सीखना चाहिए, धीरे धीरे उसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई बालक है वो अल्फ़ाबेट्स को सीख रहा है, तो अगर ABCD सीख रहा है तो ए से शुरू करेगा और जेड की तरफ जाएगा, या फिर गिनती गिनना अगर प्रारंभ कर रहा है तो 1 से गिनना शुरू करेगा और 2 3 4 5 करके 100 तक, मतलब ऐसे वो एक क्रम से आगे बढ़ता है। तीसरा सिद्धांत जो है ये सरल श्रृंखला हो गया। चौथा जो है ये है शाब्दिक साहचर्य। अब आप यहाँ पे देखेंगे पहला से लेकर तीसरा तक ये जो है ये निम्न स्तर के कहे जाते हैं और ये सार्वभौमिक होते हैं। ये तीनों ही सिद्धांतों द्वारा मानव के साथ साथ जितने भी प्राणी होते हैं वे सभी सीखते हैं। जैसे आप उद्दीपन अनुक्रिया को ही ले लीजिए, इसमें कोई भी प्राणी होगा किसी भी उद्दीपक के प्रति जब अनुक्रिया करेगा, अगर उससे परिणाम उसे सकारात्मक प्राप्त होते हैं तब वह उसे दोहराता है या फिर अपने व्यवहार में स्थापित कर लेता है, अन्यथा वह उसे छोड़ देता है। संकेत में भी वही होता है, कोई भी प्राणी है वह भी संकेतों का यूज करते हैं। जैसे हम आप अपने किसी को बुलाने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं, वैसे कोई भी प्राणी हो अपनी उनकी अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा में अपने से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो उनका अलग अपना संकेत होता है। और वो भी श्रृंखला एक जैसे एक क्रम से कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई जैसे उनका भी बच्चा होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ता है, वैसे भी मानव का बच्चा जैसे होता है वो भी धीरे धीरे किसी भी चीज़ को आगे बढ़ता है और जीवन में संपूर्णता की तरफ जाता है। तो ये जो तीनों स्तर हैं या फिर तीनों सीखने के जो स्तर हैं, ये तीनों जो है सार्वभौमिक कहे जाते हैं और निम्न स्तर कहे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मानव के साथ साथ पशु सभी सीख लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है चौथा स्तर। चौथा स्तर से लेकर जो आठवां स्तर तक का है ये उच्च श्रेणी के स्तर कहे जाते हैं या फिर उच्च श्रेणी के सीखना कहे जाते हैं, जिसे केवल मानव सीख सकता है। क्यों मानव सीख सकता है? जैसे आप देखिए चौथा जो स्तर है शाब्दिक साहचर्य स्तर, या फिर कह सकते हैं शाब्दिक साहचर्य सीखना, या फिर कह सकते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अब इसमें क्या होता है कि शब्दों के मध्य जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, हमने ले लिया एप्पल, हमने एप्पल शब्द ले लिया। अब इसमें साहचर्य की बात किया हुआ है, तो एप्पल के साथ साथ हम जब बालक को बताएंगे या फिर पढ़ाएंगे, जब भी हमें बालक को कोई भी शब्द सिखाना होता है, अगर हम उसके साथ शब्द के साथ साथ उस चित्र को भी उसके साथ दिखाएंगे, तब बालक जो है उसका जो साहचर्य स्थापित कर लेता है। शब्द और उस चित्र के मध्य बालक के दिमाग में एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। अब जब भी बालक कभी भी इस चित्र को देखता है तो उसको उसके नाम से पुकारने लगता है। जैसे उसने एप्पल देखा, अब उसे वो एप्पल कह के बुलाएगा। वो मैंगो देखता है तो मैंगो कह के बुलाता है। यानी अब आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पुस्तकें आती हैं बच्चों के लिए, उसमें जो है अल्फ़ाबेट के साथ साथ फिगर भी बना होता है, बस इसीलिए क्योंकि ताकि जो बच्चा होता है वो उसके अल्फ़ाबेट्स और उस फिगर के मध्य साहचर्य स्थापित करे और उसके शब्द को भी जोड़कर वो पढ़ना सीख जाए, और उसे जो है चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ जब पढ़ी जाती है वो लंबे समय तक स्थायी होती है। मस्तिष्क में जब मानचित्र बनता है तो वो जो है काफ़ी समय तक स्थायी रहता है। क्योंकि यहाँ शब्द की बात आ गई तो यहाँ पे कोई भी मानव को छोड़कर कोई भी अन्य प्राणी शब्द तो सीख नहीं सकता, ना ही शब्द पढ़ सकता है। इसलिए यहाँ से जितने भी अधिगम स्तर हैं, शाब्दिक हो गए, चाहे विभेदीकरण हो गए, संप्रत्यय, नियम या फिर समस्या समाधान, ये सभी जो हैं केवल मानव द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है कि
जैसे एक समान से लगने वाली जितने भी जैसे उद्दीपक होते हैं उनमें विभेद करके अपना जो उद्दीपक होता है उसकी पहचान कर पाना, इसे कहते हैं विभेदीकरण सीखना। यानी जो हमारा जो उद्दीपक है और अन्य उद्दीपक में अंतर कर पाना, वही होता है विभेदीकरण। इसके बाद बात आती है संप्रत्यय की। संप्रत्यय द्वारा सीखना या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट द्वारा सीखना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जिसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट द्वारा सीखना। कॉन्सेप्ट क्या होता है यानी संप्रत्यय क्या होता है। जैसे जब कोई भी कार्य हम लगातार करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि उस कार्य से संबंधित हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि हम इस कार्य को यहाँ से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आगे जाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। तो जो ये हमारा धारणा होती है वही होता है हमारा कॉन्सेप्ट। जब यही कॉन्सेप्ट सार्वभौमिक हो जाता है यानी धरती के किसी भी छोर पर जब इस कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सके तो वह नियम का रूप धारण कर लेता है, जिसे कह सकते हैं वह सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है, 7वां स्तर, जिसे कहते हैं नियम द्वारा सीखना या फिर सिद्धांत अधिगम स्तर। अब सिद्धांत अधिगम स्तर होता है, इस स्तर में जो बालक होता है वो सिद्धांत को समझने लगता है और उसके साथ साथ सिद्धांत का अपने जीवन में उपयोग भी करने लगता है। जैसे अब वो समझ जाता है जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे आकर गिरती है, तो ये सार्वभौमिक होती है। यह जो है यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कोई भी चीज़ वस्तु हो अगर वह ऊपर जाएगी या फिर किसी भी चीज़ से बंधी हुई है अगर वह ऊपर से टूटेगी वह नीचे ही आकर गिरेगी। तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। धरती के किसी भी छोर पर जाइए वहाँ पर यह लागू होता है। अब जो है बालक जो है सिद्धांत को समझने लगता है और इसीलिए इसे कहा गया है कि सिद्धांत अधिगम स्तर। इसके बाद आता है आखिरी अधिगम स्तर, जिसे कहते हैं समस्या समाधान अधिगम स्तर या फिर समस्या समाधान सीखना। समस्या के समाधान द्वारा सीखना या फिर कह सकते हैं कि समस्या का समाधान करने का जो सीखना होता है या फिर स्तर होता है उसके बारे में आखिरी स्तर इसका होता है। यह सबसे उच्च अधिगम स्तर है। परीक्षाओं में 2 सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सिद्धांत का सबसे उच्चतम अधिगम स्तर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि समस्या समाधान अधिगम स्तर। अगर वहीं पे पूछ ले कि सबसे निम्नतम अधिगम स्तर कौन सा है, तब आपका जवाब होगा संकेत अधिगम स्तर। तो समस्या समाधान सबसे उच्चतम अधिगम स्तर होता है। अब इस स्तर में बालक प्रारंभ से लेकर यानी पहले स्तर से लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखा होता है उसका अपना जो अनुभव होता है उसके आधार पर जब भी उसके सामने कोई भी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर समस्या रखी जाती है, अपने अनुभव के आधार पर वो समस्या का समाधान करता है। इसलिए इसे सर्वोच्च अधिगम स्तर कहा गया है, जिसे केवल मानव कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक एक स्तर के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पहला स्तर है संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर पावला का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसे लिया गया है, जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थियरी, जो पावला का सिद्धांत है। इसे एस टाइप थियरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, एक ही जगह लिख लीजिए कि जो एस आर थियरी है या फिर जो आर एस थियरी है या फिर जो आर टाइप थियरी है या फिर एस टाइप थियरी, एस आर थियरी है, एस आर थियरी है थॉर्नडाइक थियरी, जो स्टिमुलस रिस्पांस थियरी जिसे कहते हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये स्टिमुलस रिस्पांस थियरी। दूसरा है आर एस थियरी, जिसे कहते हैं रिस्पांस स्टिमुलस थियरी, जो स्किनर का सिद्धांत है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जो जैसे थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी वो भोजन को देखकर जो है अनुक्रिया कर रही थी, लेकिन जो स्किनर का चूहा था वो पहले अनुक्रिया कर रहा था उसके बाद भोजन की प्राप्ति कर रहा था, इसलिए उसे आर एस कहा गया। इसके बाद आता है आर टाइप थियरी, रीइंफोर्समेंट थियरी, जिसे हमने कल अध्ययन किया था। जो रीइंफोर्समेंट थियरी थी उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। रीइंफोर्समेंट थियरी को हम कहते हैं आर टाइप थियरी। और जो है पावलाव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे एस टाइप थियरी कहते हैं, क्योंकि जो है स्टिमुलस के आधार पर जो है केवल स्टिमुलस के आधार पर कुत्ते के मुख में बिना किसी अनुक्रिया के या फिर बिना किसी प्रतिक्रिया के उसके मुख में लार आता है। आप देखते होंगे पावलाव के सिद्धांत में जो कुत्ता होता है वो बांधा होता है, वह कोई भी गतिविधि नहीं करता है। जैसे उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो स्वतः ही उसके मुख में लार आने लगता है, इसलिए उसमें आर नहीं होता है, यानी कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, डायरेक्ट उसके मुख में जो है लार आने लगती है। यहाँ पे केवल स्टिमुलस होता है।
इसके बाद है कि जैसे सबसे पहले जो बालक होता है वो संकेतों के साथ अनुकूलन करता है और संकेतों के माध्यम से उसके बाद में अभिव्यक्त करता है। जैसे संकेत अधिगम स्तर कहता है कि जो भी बालक होता है सबसे पहले वो संकेतों के साथ अनुकूलन करता है। जैसे हमने अभी बताया कि ए फॉर एप्पल है, तो बालक ने अब सेब को देख लिया और ए फॉर वो समझ चुका है, अनुकूलन कर चुका है कि अगर हमारे सामने एप्पल आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि यह ए से रिलेटेड है। अब ए फॉर एप्पल वो समझ चुका है। अब आगे चलकर जब कभी भी उसके सामने वो सेब देखता है वह तुरंत बता देता है कि यही एप्पल है, यानी यही है ए फॉर एप्पल। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक आदतों का निर्माण कराया जाता है, यानी आप देखते होंगे कि बच्चों को डेली कोई न चीज़, जो बच्चे होते हैं उन्हें डेली रटाया जाता है, यांत्रिक रूप से उन्हें प्रेशर दिया जाता है या फिर बहका कर या फिर किसी भी अन्य तरीके से उन्हें लालच देकर ये सिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कट, ये उन्हें डेली सिखाया जाता है और डेली पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है संकेत। संकेत का मतलब वही भी हुआ जैसे घंटी बजने के बाद विद्यार्थी कक्षा में जाना, यानी जैसे संकेत मिला विद्यार्थी को, घंटी बजी, अब विद्यार्थी को कक्षा में जाना है। पहली घंटी बजी यानी अब बालक समझ चुका है कि पहली कक्षा जो हमारी पहली क्लास है हिंदी की क्लास है, तो हिंदी की जो हमारे टीचर हैं वो आने वाले हैं। 2 घंटी बजी, वो समझ गए कि हमारे इंग्लिश वाला टीचर आने वाले हैं। यानी उसका जो संकेत होता है वो घंटी ही बता देती है कि आपकी कौन सी क्लास है और आपके कौन से टीचर आने वाले हैं। वैसे ही वर्णमाला सीखकर उसका उपयोग करता है बालक, वह भी संकेत ही है। हमने अभी इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद है जो दूसरा स्तर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम स्तर। ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम स्तर हमने अभी जाना कि थॉर्नडाइक के जो है SR थियरी है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थियरी है इसी पर आधारित है। इसमें जो है कहा गया है कि जब बालक सीखने के दौरान उद्दीपक से प्रभावित होकर अनुक्रिया करता है तो वही, या फिर जो प्रतिक्रिया करता है वही जो है होता है उद्दीपक अनुक्रिया, या फिर उद्दीपक को लेकर जो बालक प्रतिक्रिया देता है वही होता है उद्दीपक अनुक्रिया। जैसे अब बालक के सामने कोई भी संकेत आ गया, बालक ने एक फूल देखा जिसे रोज़ कहते हैं, बालक ने रोज़ देखा। अब बालक जो है उस पर अनुक्रिया देगा या फिर अपनी प्रतिक्रिया देगा कि आर फॉर ये रोज़ होता है। तो ये बहुत ही आसान है उद्दीपक अनुक्रिया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो तीसरा स्तर है ये श्रृंखला अधिगम स्तर, जिसे हम क्रमिक अधिगम स्तर कहते हैं, कि जो प्राणी होता है किसी भी चीज़ को क्रम से सीखते हुए आगे चलता है। ये श्रृंखला अधिगम स्तर जो है एडविन डे गुथरी के सिद्धांत से संबंधित है। एडविन डे गुथरी का सिद्धांत है श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम क्रमिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें जो प्राणी होता है क्रम से सीखता है। जैसे वर्णमाला का ज्ञान जो है वो उसका एक निश्चित क्रम होता है। प्राणी जो है ए से लेकर जेड तक जो भी चीज़ सीखता है, ABCD जो सीखता है वो क्रम से सीखता है, या फिर कोई भी व्यवहार जब वो सीखना चाहता है तो वो क्रम से ही सीखता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि अधिगम 1 से लेकर, यानी अधिगम स्तर जो पहला है संकेत अधिगम स्तर से लेकर अधिगम स्तर जो 3 है यहाँ तक के जो सार्वभौमिक होते हैं ये व्यवहारवाद पर आधारित होते हैं। व्यवहारवाद पर आधारित होने का तात्पर्य है मानव और पशु दोनों इसके द्वारा अधिगम करते हैं, यानी संकेत अधिगम स्तर, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर। ये तीनों अधिगम स्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के हैं, व्यवहारवाद पर आधारित हैं, और जो भी चीज़ें व्यवहारवाद की होती हैं वो सभी प्राणियों पर लागू होती हैं, इसलिए सभी प्राणी जो है उसके द्वारा सीखते हैं। इसीलिए इन तीनों नियमों को सार्वभौमिक कहा गया है। इसके बाद आता है चौथा नियम, जिसे शाब्दिक अधिगम स्तर कहते हैं। यह केवल मानव द्वारा किया जाता है, क्योंकि मानव ही जो है शब्दों को पढ़ सकते हैं। जब अधिगम में शब्दों को रट कर या फिर स्मरण करके व्यवहार में लाया जाता है तभी जो है जो शाब्दिक अधिगम होता है। यानी शाब्दिक अधिगम का तात्पर्य है कि शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यवहार को सीखना। अब वो चाहे उसे रट कर, समझ कर या फिर स्मरण करके आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी जब कविता हम याद करते हैं रट कर उसे याद करते हैं, कोई टेबल हम याद करते हैं तो कई बार रट कर याद करते हैं। प्रारंभ में कोई भी चीज़ें जो बच्चा होता है, जिसे कहते हैं कि 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे रटने का आदर्श काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक से आप चाहे जो भी चीज़ रटवा लीजिए वो बड़ी आसानी से रट लेता है। तो रटना ही या फिर शब्दों को याद करना, स्मरण करना, समझना ही शाब्दिक अधिगम स्तर होता है। इसके बाद आता है बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर।
इस स्तर में जैसे समान प्रतीत होने वाले दो या दो से अधिक उद्दीपक के मध्य सही उद्दीपक का चयन करना जो विवेचनात्मक अधिगम स्तर कहलाता है। यानी जैसे हमारा घंटी कई तरीके की होती है। जैसे मान लीजिए एक घंटी है जो मंदिर में बजती है, एक घंटी है जो विद्यालय में बजती है। अब प्रारंभ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विद्यालय के बगल में मंदिर है, अब मंदिर की घंटी बजी और विद्यार्थी जो होता है दौड़ कर गया, अपनी कक्षा में बैठ गया। फिर वो सीखता है कि नहीं, हमें तब कक्षा में आना है जब हमारे विद्यालय की घंटी बजेगी। अब वो धीरे धीरे इसके मतलब विद्यालय की घंटी और मंदिर की घंटी में जो है उसके आवाज़ में जो अंतर होता है उसे समझेगा, और आगे से वो जब भी विद्यालय की घंटी बजेगी तभी अपनी कक्षा में जाएगा, यानी तभी अपनी प्रतिक्रिया करेगा। दोनों में विभेदन यानी अंतर कर लेगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, स्कूल की घंटी और मंदिर की घंटी में अंतर करना। और जैसे अन्य उदाहरण से अगर आप समझना चाहें, जैसे कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं जिसमें एक ही शब्द बार बार प्रयोग होते हैं और उसके जो है अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनक देसव गुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय धन या पाए बौराय से कुछ है। तो इसमें क्या होता है, पहला कनक होता है, कनक मतलब होता है कि सोना, और एक कनक मतलब होता है धतूरा। सोना को पाकर या फिर धतूरा को खाकर आदमी जो है बौरा जाता है। तो सब देख ही था लेकिन उसका अर्थ अलग अलग था। हमने कैसे इसमें अंतर किया, यानी हमने इसमें कैसे विभेद किया, उसके प्रसंग के अनुसार, जैसे प्रसंग में वह उपयोग हुआ था हमने उसका अर्थ समझ लिया। यही है बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर। इसके बाद जो है अधिगम स्तर आता है छठवां अधिगम स्तर, जिसे संप्रत्यय या फिर विचार या फिर कॉन्सेप्ट जो होता है वही अधिगम स्तर कहते हैं। इस अधिगम स्तर में जैसे बालक है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क में कोई भी विचार जब आता है वह उस विचार के बारे में अपने व्यवहारिक बनाने के लिए प्रयास करता है। जैसे हम बैठे बैठे अचानक से जब कोई चीज़ सीखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, या फिर हमारे सामने कोई समस्या है तो हम किस तरीके से उसको समाधान करने वाले हैं, तो हम जो भी कई चीज़ें सीखते हैं अपने मन में जो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वही कॉन्सेप्ट या फिर वही विचार हमारा जो होता है, ये अधिगम स्तर जो है उसी पर आधारित है। यह बताता है कि जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो उसको हम अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं। जैसे जो भी आविष्कार करता हुए आज तक अचानक आप देखते होंगे वो जब सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे एडिसन ने जैसे बल्ब का आविष्कार किया तो वो बल्ब के बारे में भाई विचार आया होगा उनके मन में कॉन्सेप्ट आया होगा, तो उस पर उन्होंने विचार किए और जो है बल्ब का आविष्कार किए। तो वही चीज़ जो भी हमारे मस्तिष्क में आती है जब हम उसको अपने व्यवहार में लाते हैं तो वही होता है संप्रत्यय या फिर विचार अधिगम स्तर। इस स्तर में व्यक्ति के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वह उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अगला अधिगम स्तर है जो सातवां है, ये सिद्धांत अधिगम स्तर। इस अधिगम स्तर में जो व्यक्ति होते हैं जो भी सिद्धांत वो पढ़ते हैं उसे समझते हैं, तो उस सिद्धांत को वो समझने लगते हैं, उस सिद्धांत के प्रयोग को समझने लगते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे पढ़ाया गया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, अब वो सिद्धांत को पढ़ लेता है कि कोई भी वस्तु जो ऊपर फेंकी जाती है वो लौटकर पुनः धरती पर आती है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यह जो है सार्वभौमिक हो गया है, और वह व्यक्ति सिद्धांत को समझ लेता है। बालक है तो बालक उस सिद्धांत को समझने लगता है। सिद्धांत वही होता है जैसे कोई विचार जो होता है बार बार प्रयोग करने पर एक ही परिणाम दे और वह जो धीरे धीरे नियम का रूप ले ले, और यह जो है सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी कि धरती पर किसी भी स्थान पर हो कोई भी इसका जो है उपयोग करे तो उसका जो परिणाम हो वो निश्चित होना चाहिए। इसके बाद होता है कि जैसे ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे गिरती है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जैसे अभी निश्चित है कि जब भी 2s2 और O2 मिल देंगे तो 2H2O यानी वाटर बन जाएंगे, यानी जब भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो वहाँ पर जो है जल का निर्माण होता है। यह सार्वभौमिक है, धरती पर कहीं भी जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन होता है एक निश्चित अनुपात में, तब वहाँ पर जो है जल का निर्माण यानी पानी का निर्माण हो जाता है। अगला जो आखिरी अधिगम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम स्तर, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लेवल जो है। समस्या समाधान अधिगम स्तर ये सर्वोच्च अधिगम स्तर है। यह मानव जो है
यानी मानव में सबसे अधिक विकसित होता है समस्या समाधान। वैसे तो जो भी जीवधारी होते हैं उनके सामने अगर कोई समस्या प्रकट होती है, जैसे कोई भी मान लीजिए डॉगी हो गया, कोई भी कुत्ता है, अगर आप उसे कहीं बंद करके रखे हैं, वो जो है पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और अगर उसके पास थोड़ी भी संभावना है, कोई भी दरवाज़ा है, तो वो जो उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ सकता है। लेकिन जो मानव होता है उसके अंदर यह चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, समस्या समाधान जो होता है सबसे ज़्यादा विकसित होता है मानव के अंदर। जो प्राणी होते हैं उनकी मानसिक शक्तियों द्वारा समस्या का समाधान होते हैं, यानी मानव का जो मस्तिष्क होता है सबसे ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा समस्या का समाधान कर सकता है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है, आप देखते होंगे कि समस्या जब आपके सामने उत्पन्न होती है वो चिंतन को जन्म देती है, यानी समस्या के समाधान के लिए आप जो विचार करते हैं वो होता है चिंतन, और चिंतन द्वारा ही समस्या का समाधान होता है। तो ये हो गए रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सिद्धांत। 8 पदों के बारे में, यानी 8 जो स्तर हैं इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आप इसको एक बार और देखिएगा और इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छे से, इतना डीप में या फिर इतने सटीक तरीके से आप कहीं भी एक बार में नहीं पा सकते हैं। हमने मेहनत करके पूरा स्लाइड बनाकर एक एक लाइन को आपके सामने रखा है। सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा सिद्धांत है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी इनकी पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसको ध्यान में रखिए। अगला जो सिद्धांत है ये छोटा सा सिद्धांत है, संकेत या फिर कह सकते हैं चिन्ह अधिगम स्तर। यह सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। टॉलमैन का सिद्धांत है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संकेत अधिगम स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो वो है टॉलमैन। आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा आदमी है, या फिर आप ऐसे देखिए कि आपके घर में जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो हमेशा इशारा ही करता रहता है, या फिर आपको संकेत ही करता रहता है, ये तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। वो सबको जो है केवल इशारा ही करता रहता है, यानी संकेत ही करता रहता है, खुद तो कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो टॉलमैन है, यानी बड़ा आदमी है, अपने घर का बड़ा आदमी है, टॉलमैन है, इसलिए वो केवल संकेत करता है या फिर चिन्ह करता है, इसलिए उसे संकेत अधिगम स्तर कहा गया है। आप इसके बाद देखिए, जो टॉलमैन है ये है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। इनका जो सिद्धांत है विशिष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक होता है अव्यक्त अधिगम, यानी जिसे कहते हैं SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत जिसे कहते हैं। और दूसरा है चिन्ह या फिर संकेत अधिगम स्तर, जो है SOR, यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी, जो है वुडवर्थ का। अभी इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, अभी हमने इसका अध्ययन नहीं किया है। जो SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थियरी, आप इसका फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थियरी, यह है वुडवर्थ का। जो इनका टॉलमैन का सिद्धांत है संकेत अधिगम स्तर, यह एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम स्तर का सिद्धांत, और जो वुडवर्थ का सिद्धांत है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थियरी, ये दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। यह एकमात्र सिद्धांत है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एकमात्र सिद्धांत जो SR और SOR दोनों थियरी पर आधारित है, तो एकमात्र सिद्धांत है संकेत अधिगम स्तर, जो टॉलमैन का सिद्धांत है। टॉलमैन ने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहों के दल पर किया था, और प्रयोग करके बताया था कि कई बार जो प्राणी होता है वो अधिगम के बाद भी अपना जो सीखा हुआ व्यवहार होता है उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अव्यक्त अधिगम कहा गया है। तो जो ये है, ये थॉर्नडाइक के SR थियरी यानी अव्यक्त अधिगम पर को बताता है कि जो टॉलमैन थे अपने चूहों पर प्रयोग किए, उन्होंने बताया कि कई बार जो प्राणी होते हैं वो किसी भी चीज़ को सीख तो लेते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आप स्वयं सीखिए, जैसे आप देखिए कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, आप अभी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपने किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप उसका ज्ञान आपको सब कुछ है, लेकिन आप उसका जो प्रयोग है, आप प्रदर्शन परफॉर्मेंस वो किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, कई बार होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। वैसे भी इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो अधिगम तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अव्यक्त अधिगम कहते हैं। अधिगम यानी जो लर्निंग होता है, इसका निष्पादन यानी जो परफॉर्मेंस होता है ये अलग अलग होता है, ये बताया था टॉलमैन ने। टॉलमैन ने बताया कि कोई भी चीज़ अधिगम करना यानी सीख लेना
उसका निष्पादन या परफॉर्मेंस करना दोनों अलग अलग होता है। आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, वो आपकी अलग क्षमता है, लेकिन आप उसका बाहर प्रदर्शन कर लें, वो आपकी अलग क्षमता होती है। जिसके अंदर ये दोनों क्षमता होती है वो एक टीचर अच्छा, जैसे कह सकते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी एक अच्छा शिक्षक बन जाए, क्योंकि अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको एक अच्छा वक्ता के साथ साथ आपको एक अच्छा निष्पादन करता यानी परफॉर्मेंस करता भी होना चाहिए। इन्होंने बताया कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, इसके जनक टॉलमैन ही हैं। टॉलमैन को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का जनक कहा जाता है कि टॉलमैन ही कहते हैं कि कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण ही किया जाता है, या फिर कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य से ही किया जा सकता है। इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि जो भी बड़े आदमी होते हैं या फिर जो घर का बड़ा आदमी होता है, अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। यानी टॉलमैन ही है जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के जनक हैं और संकेत अधिगम स्तर के जनक हैं, यानी उसके प्रतिपादक हैं। इसके बाद आता है कि जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान के संबंध में संकेत अथवा चिन्ह बनाकर अपने मस्तिष्क में रखते हैं, जिसे मस्तिष्क का मानचित्रण कहते हैं। यह सिद्धांत SOR थियरी में रखा जाता है। यानी अभी हमने देखा कि किस लिए इसे SR थियरी में रखा गया। अब हम देखेंगे कि किस लिए इसे SOR थियरी यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थियरी में रखा गया है। जैसे जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि A फॉर एप्पल होता है, या फिर हमने बच्चे को बताया कि बाहर जो 4 पैरों पर खड़ी है, जिसकी बड़ी सी पूँछ है, उसके 2 कान है, वो दूध देती है, वो गाय है। हमने उसे गाय के बारे में बताया और उसने गाय को देख लिया। अब जब भी हम उसके सामने गाय का नाम लेंगे, वो तुरंत उसके मस्तिष्क में गाय का चित्र छप जाता है। जैसे और उदाहरण से समझिए, कोई भी बच्चा होता है, जब वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, 2 से 3 महीने का बच्चा, और धीरे धीरे वह यह भी जानने लगता है कि माँ वही होती है जो उसे स्तनपान कराती है, या फिर उसे दूध पिलाती है, या फिर जो उसे हमेशा लिए रहती है, उसका हमेशा देखभाल करती है, तो वही माँ होती है। जब भी उसके सामने माँ कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि मम्मी आ गई, तो बच्चा उसके अंदर तुरंत अपनी मम्मी का या फिर उसकी माता का चित्रण उसके मस्तिष्क में हो जाता है। इसे ही कहा गया है मस्तिष्क का मानचित्रण। आगे देखते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता किस प्रकार है। जैसे ज्ञान को यह सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ज्ञान आप सीख रहे हैं, उसको स्मरण किस तरीके से रख सकते हैं, और या फिर किस तरीके से उसका निष्पादन कर सकते हैं। यानी कोई भी ज्ञान जब आप प्राप्त कर रहे हैं, आप कहा जाता है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, जो याद करना होता है, लेकिन हम सभी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। उसको याद करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और वही तरीक़ों के बारे में सिद्धांत बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी ज्ञान को स्मरण रखने के लिए जो तरीके होते हैं उसको स्पष्ट करने के साथ साथ यह निष्पादन को भी बताता है कि आप याद तो कर लिए, उसको ध्यान में रख लिए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी कैसे करना है यह आपको वो भी बताता है। और इसके साथ साथ अधिगम के हो जाने के बाद जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है उसको भी स्पष्ट करता है। यानी आपने अधिगम कर लिया है, अब जो आगे इसका जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, अपने जीवन में इसका प्रयोग होता है, ये कैसे करेंगे, यह सिद्धांत उसके बारे में भी बताता है। तो आज हमने पढ़ लिया जो टॉलमैन का सिद्धांत है, संकेत अधिगम स्तर, और इसके साथ साथ रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदी सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, गारंटी दे रहे हैं इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स आपको नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्रेरणा के सिद्धांत को, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। हम अप्रेरणा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हमने शुरू किया है वीडियो का मॉक टेस्ट, आप उसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।